नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। उसे नहीं मालूम था कि सम्मान से जीना क्या होता है, डिग्निटी ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, क्योंकि उसने तो बचपन से बस एक ही काम किया था और वो था सर पर मैला ढोना। लेकिन एक दिन सामाजिक संगठन सुलभ ने उससे कांटेक्ट किया और फिर उसकी ज़िंदगी बदल गई। आज वो साफ सफाई की मुहिम में अगुआ है। हमारी आज की तेजस्विनी उषा चौमर। कुछ कर गुजरने का जज्बा और लगन एक इंसान के जीवन में कितना बदलाव ला सकती है, इसका बेहतरीन उदाहरण है उषा चौमर। बचपन से सर पर मैला ढोने को अभिशप्त उषा आज भारत के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में से एक सुलभ इंटरनेशनल की राजस्थान इकाई की अध्यक्ष के पद तक पहुंच गई हैं। एक सफाई कर्मी के परिवार में जन्मी उषा महज 7 वर्ष की उम्र से ही मैला ढोने का काम करने लगी और 10 बरस की उम्र में शादी के बाद भी ये नारकीय काम करती रही। लेकिन समय ने करवट ली और एक दिन उषा सुलभ इंटरनेशनल की राजस्थान की व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र नई दिशा के संपर्क में आई, जिसने उषा समेत इस अपमानजनक काम में लगी तमाम महिलाओं को रोजगार के अन्य मौके उपलब्ध कराए। उषा आज अचार, पापड़ और अन्य खाने का सामान बनाती हैं और एक इज्जतदार जीवन व्यतीत कर रही हैं। यही नहीं, समाज में अब एक सम्मानित स्थान पा चुकी उषा संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में शिरकत कर भाषण भी दे चुकी हैं। बदलते भारत की बेमिसाल तस्वीर बन चुकी उषा चौमर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की तेजस्विनी से, जो कि राजस्थान में अलवर से आती हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा नारकीय जीवन के रूप में जिया, सर पर मैला उठाकर जिया, लेकिन आज वो गौरव से, सम्मान से जीती हैं और साफ सफाई की मुहिम की अगुआ बनी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है उषा चौमर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो उषा, ये ज़िंदगी और वो ज़िंदगी, क्या फ़र्क महसूस करते? दिन रात का फ़र्क है मैम, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें तो। क्योंकि पहले जब मैला ढोते थे तो ज़िंदगी बहुत ख़राब थी। जैसे कि जब मैला ढोते थे तो छुआछूत करते थे वो लोग। अच्छा, दूर से चलते थे वो लोग हमसे, बिल्कुल जैसे कि हम पास बैठे हैं आज, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जैसे जाते थे उन लोगों के घर मैला ढोने के लिए, तो वो लोग जैसे गर्मियों के टाइम में आपको पता बहुत ज़्यादा प्यास लगती है पानी की, तो वो लोग ऊपर से पानी पिलाते थे, ऊपर से रोटियां डालते थे। ऐसे हम लेते थे झोली में रोटी और पैसे से फेंक के देते थे। तो उनका व्यवहार बहुत गलत था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो ये कितने साल पुरानी बात हो गई? मैम, मैं 7 साल की थी, मम्मी के साथ जाती थी मैला ढोने के लिए, क्योंकि मम्मी के साथ जाना बहुत ज़रूरी होता है कि ससुराल में हमें वही काम करने को मिलता है, तो इसलिए मम्मी के साथ हम जाके सीखते हैं। तो कितने साल की उम्र से आप ये सर पे मैला ढोने लगी थी? मैम, मैं 7 साल की थी। 7 साल से। तो उस समय कुछ बुरा नहीं लगता था, घिन नहीं लगती? उस टाइम तो बच्चा थी तो मुझे कुछ पता नहीं था, बस मुझे देखना बहुत ज़रूरी था किस तरह से मम्मी उसको उस मैला को उठाती है और किस तरह से परात में डालती है और सर पर ले जाकर कहाँ फेंकती है, वो देखती थी मैं। फिर आपकी शादी हो गई, कितने साल में शादी? मैम, मेरी 10 साल की उम्र में शादी हो गई थी मेरी बड़े वाली दीदी के साथ। फिर मेरे 4 साल के बाद गोना किया था, तो 14 साल की मैं अलवर में आई थी। तो ये कि लड़की का सपना होता है कि भाई पति के घर हो सकता अच्छा मिले, मुझे ये काम करने को नहीं मिले, लेकिन मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर ही मुझे वही काम करने को मिला। अब देखिए, सिर्फ हमारा तो घर बदलता है, काम नहीं, तो वही काम यहाँ पर भी कर रहे थे मैला ढोने का। तो विरोध नहीं करती थी आप? मतलब आपके मन में ये सब आता नहीं था कभी कि मुझे नहीं करना, मैं मना कर दूं, ऐसी फीलिंग कोई उस समय आती नहीं थी? अगर कहे तो किसी के, और फिर ऐसे कहे तो वो कहती क्या करोगी, और अगर ये काम नहीं करोगी तो क्या करोगी? जैसे कि सब्जी बेचोगी आप, कौन खरीदेगा आपकी सब्जी? जैसे कपड़ा सिलोगी तो कौन पहनेगा आपके हाथ का? पहली बार तो जानते नहीं थे, अगर जाने भी तो ये काम कोई नहीं करवाएगा तुम्हारे हाथ से, तो इसलिए हम कोई और काम कर ही नहीं सकते थे। तो फिर कब आपकी मुलाकात हो गई, कब सुलभ वालों ने आपको देखा और कहा कि भाई इस नरक से बाहर निकलो? देखिए, जब मैं मैला ढोने के लिए जा रही थी, सभी बहनें हमारी, कोई तो मैला ढो के जा रही थी और कोई आ रही थी अलवर में। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह है, मेल चौक के नाम से मशहूर है वो जगह, वहाँ पर बहुत बड़ा सागर भी है। तो वहीं पर हम पखाने डालते थे ले जाकर। तो ऐसी लेडी से आ रही जा रही थी, तो डॉक्टर पाठक वहाँ पर आए थे, तो गाड़ी में से उतरे वो और उन्होंने हमसे पूछने लगे, पहले तो रोकने लगे कि 1 मिनट हमारी बात सुनिए। तो मैम, हम किसी की बात सुनने से राज़ी नहीं थे पहले, क्योंकि अपने पति के अलावा हम किसी दूसरे आदमी से बोलना तो हमारा बहुत गलत बात है।
नहीं बोलते थे हम। तो साहब ने बोला 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। तो फिर हमने कहा चलो जब कह रहे हैं तो सुन लेते हैं किसी की बात। तो हमने तो पहले जाना कोई नेता वेता होंगे, अपनी बात सुन के चला जाएंगे, मतलब के लिए आए होंगे वोट वोटन के लिए, पर चलो उनकी बात तो सुन लेते। तो साहब ने कहा कि 1 मिनट आपका घूंघट तो जरूर ऊपर करिए। मैंने कि तो फिर तो आप तो जरूर पिटवाएंगे, घर पे पिटाई हुई हमारी, क्योंकि पति के अलावा हम किसी के सामने घूंघट ऊँचा नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद कहा कि इसलिए आप तुम पहचानेंगे तो तभी जब आप हमसे बात करोगे, और मुझे ये बताइए आप ये काम करते क्यों हैं। अच्छा। तो हमने कहा भाई पहली बार कोई आदमी हमारी ज़िंदगी में आया और तो ये पूछ रहा है कि क्यों करते हो। हाँ, ये पूछ रहा है कि भाई ये काम क्यों करते हो तुम। कभी ये काम के लिए हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। हमने कही भाई कैसी मजाक कर रहा, पहले तो हमने ये सोचा कोई आदमी ऐसी मजाक कर रहा हमसे। तो साहब ने कहा सच में तुमसे पूछ रहा हूँ ये काम आप क्यों करते हो। अब देखिए मैम हमारा तो परंपरा चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चला रहा मेला ढोने का, तो वही काम हम कर रहे थे। तो साहब पूछने लगे कि मतलब हम तुम्हें अच्छा कोई काम करने के लिए दें तो क्या करोगे। अब हमने कही करेंगे तो खैर ज़रूर। देखिए इतना गंदा काम करना कौन चाहता है, इतना घिनौना। तो हमने कहा सर काम तो हम छोड़ देंगे, अच्छा काम दोगे तो, लेकिन जिससे हमारे बच्चे का पेट पालन हो रहा, हमारा हो रहा, वो तो हमें चाहिए। तो साहब ने कहा तुम लोग कितने कमाते हो। तो हमने कि क्या कमाते, 200-300 रुपये कमाते थे हम तो साहब ने कहा हम तो 1500 रुपये देंगे। अब मैम कहाँ 200-300 रुपये थे और कहाँ 1500। तो साहब कहने लगे तुम्हारे 200-300 रुपये में कैसे काम चलता। मतलब मैंने कि आंखों में थोड़ा आंसू आने लगे हमारी बात सुन के, जब हमने अपनी बात सुनाई। तो मैंने कि सर हम क्या करते वो लोग, जिस रात का वो जो खाना होता था वो तो हमें सुबह देते हैं वो लोग, तो वो उनसे हमारे बच्चों का पेट पालन होता। जैसे उनके कपड़े होते हैं उतरन वो हम पहनते हैं, उनके पतियों के देते हैं तो हमारे पति पहनते हैं, बच्चों के देते तो बच्चे पहनते हैं। तो इस तरह से काम हमारा चलता। जैसे रोटी का टाइम होता है तो आधी रोटी तो हम सुबह लाते हैं। अच्छा। जो उनका बासक खाना होता है जो तो हम सुबह लाते हैं रात का, और जो सुबह बनाते हैं दोपहर में लोग वो शाम को लाते हैं। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा था। फिर साहब ने वहाँ पर हमसे कहा कि तुम लोग दिल्ली आओगे। तो हमको दिल्ली ऐसा लग रहा था मैं उस टाइम अमेरिका, क्योंकि हमने कभी दिल्ली देखी नहीं थी, बस अपने मम्मी का घर देखा है और अपने पति का घर देखा। तो साहब ने कि दिल्ली आओगे, तो हमने कि आएंगे सर दिल्ली, क्योंकि हमको पता नहीं भाई सर किससे कहते हैं, हम तो बाबा कहते थे उनको पहले, भाई बाबा हम आ जाएंगे। तो फिर हमने कहा हमारी सासू माँ से बस सब चले गए। मैंने कि साहब हमारे बस्ती में चले एक बार हजूर गेट में जहाँ पर हम रहते हैं, तो आपको सभी मिल जाएंगे, पति से बात हो जाएगी, सासू सर से भी हो जाएगी, जो वहाँ के बड़े बड़े लोग सबसे बात हो जाएगी। तो साहब ने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ पर वो आए तो मेरे लोगों ने विरोध नहीं किया, लोगों ने कहा नहीं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ, तो विरोध किया था ना। तो वहाँ पर आए तो सब बोले कि देखिए ऐसा कोई नहीं आया आज तक। मेरी सास भी मना कर रही थी कि बेटा ऐसा कोई नहीं आया, मैं 80-90 साल की हूँ, ऐसा कोई नहीं आया जो इस प्रथा से तुम्हें निकाल सके, इस गंदगी से, और ऐसे बहका के तुम्हें चला जाएगा। कभी ऐसा ना हो ये काम भी छूट जाए और वो काम भी छूट जाए, तो तुम्हारे बच्चे किससे पलेंगे। तो फिर हमने कहा ये भी बात ठीक है। तो फिर हमारे पति ने बोला कि अम्मा काम ना छूटे तो ना सही, कम से कम दिल्ली तो देख आएंगे। तो देखिए दिल्ली के लोग में हम सुलभ में आए थे। तो मैम दिल्ली में जब आए थे सुलभ में, तो हमारे दरवाज़ों पे भी छोटी छोटी गाड़ी होती है जो मारुति बोलते हैं, वैन बोलते हैं, ये हमारे दरवाज़ों पे लगी थी सबके। और वहाँ पर पहली बार मेरी ज़िंदगी में जो मुझे खुशी मिली थी उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब हम अपनी मम्मी की जाती थी अलवर आती थी तो जो धक्कम धुक्के वाली गाड़ी होती है सरकारी, जो रोडवेज प्राइवेट बोलते हैं इन्हें बैठ के आती थी। जैसे इनमें बीड़ी पीते थे वो लोग, जैसे सिगरेट वगैरह पीते, मुझे बदबू आती थी उनमें। तो फिर क्या काम आपने कौन सा सीखा फिर आके अलवर में? अलवर में वहाँ पर आके हमने जैसे सापा के बारे में सीखा। पहले तो मुझे सुलभ में सम्मान मिला था, बहुत खुशी हुई थी मुझे, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे पति ने मेरे बरमाला भी नहीं पहनाई थी। तो सुलभ में आके जैसे चादर उड़ाया था और मालाएं पहनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये कितने साल पुरानी बात होगी, मतलब कौन से सन की बात होगी? ये मैम सर तो गए थे 2002 में। तो बहुत पुरानी बात भी नहीं है जी मैम। तो मतलब आप ये बता रहे हो कि आज का जो समाज है, आपको क्या लगता है अभी इधर 14-15 सालों में कुछ फर्क आया है ये सोच में लोगों की? नहीं मैम, बहुत फर्क आ गया। आप कह रहे हो कि छुआछूत उस समय बहुत ज़्यादा फर्क आ गया अब तो। जैसे वो लोग पहले हम उनके घर शौचालय साफ करते थे, वो लोग हमसे बहुत नफरत करते थे, लेकिन आज जो हम सामान बनाते हैं वहाँ पर, जैसे कि हम अचार पापड़ बनाते हैं, सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, जवे बनाते हैं,
जूट बैग बनाते हैं, कॉटन की बत्तियाँ बनाते हैं जो मंदिरों में जाती हैं। आज वही लोग उन्हें ले जाते हैं, खरीद के खाते हैं। तो हमें कोई सोची तो मैं तो उनसे बोलती हूँ कि भाई मुझे भी, और मैं तो पहले वही थी और मैं आज वही हूँ। तो वे कहती देखिए पहले आप शौचालय साफ करते थे और आज अब ये काम करते नहीं हो। क्योंकि मैम हमारे क्या था, जैसे मैंने छोड़ा तो दूसरी बहन ने पकड़ा, दूसरे ने छोड़ा तो तीसरे ने पकड़ा। तो साहब ने क्या किया, जो जड़ फैली हुई थी वहाँ पर वही उन्होंने काट देनी, क्योंकि बस सबके घर में शौचालय बना दिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब समाज में एक साथ रह रहे, जी रहे। अब साहब ने हमें समाज के मुख्य धारा से जोड़ दिया है और मुझे कोई शिकायत नहीं है। समाज से एक साथ रहते। वहाँ के पंडित हैं जो मुझे शादी में बुलाया है, बेटी की शादी में बुलाया था, जब मैं सोने के जूम के लेके गई थी, गिफ्ट भी लिया था। और सब बाराती जैसे आती है सबके साथ मुझे भोजन कराया था। बेटी की शादी में गई थी। तो अब मतलब कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं वहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि सर देश विदेश ले जाते हैं। हाँ, तो अब जैसे आप किस तरह से, मतलब हम जानते हैं कि शौचालयों की एक बहुत बड़ी मुहिम इस समय देश में चल रही है। मैम तो आप तो सीधा जानती हैं कि शौचालय अगर घर में होगा तो इस तरह का जो नरक था वो भी खत्म होगा, अगर अच्छे शौचालय। बिल्कुल मैम, क्योंकि शौचालय तो हर घर में होने ही चाहिए। क्योंकि देखिए शौचालय ना होने से तो बहुत प्रॉब्लम होती है लेडीज़ों को। तो क्योंकि आधी रात पे उठती हैं वो, क्योंकि ताकि आदमी नहीं देखे उन्हें। जैसे पेट खराब हो गया मान लो दोपहर में उनका, तो जैसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उनमें बैठना पड़ता। जैसे झाड़ियाँ होती हैं उनके नीचे बैठना पड़ता उनको छुप के, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि जैसे सुलभ वालों ने शौचालय बनवाए, हर घर में सुलभ शौचालय बन जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपनी इज्जत और सम्मान से रह सकती है। पहले मेरी बेटी स्कूल में जब जाती थी तो वो जैसे 2-3 घंटे के बाद मैं घर आती थी, तो मैं कहती बेटा तू बार बार क्यों आती है, तू कितनी देर पढ़ती होगी तू। तो वो कहती है मम्मा वहाँ पर स्कूल में ना टॉयलेट ही नहीं है, मतलब एक टॉयलेट है तो उसमें तो हमारी मैम जाती हैं तो हमें तो दिक्कत होती है। तो साहब ने वहाँ पर भी स्कूलों में अलवर में शौचालय बनवा दिए तो सब खुश रहते हैं, खूब अच्छे तरह से रहते। तो उषा चौमर अपनी कहानी सुना रही हैं और अभी ये कहानी हमारी जारी रहेगी तेजस्विनी में। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए हमारी आज की तेजस्विनी उषा चौमर की जीवन यात्रा। 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। महात्मा गांधी नरेगा में काम किए हुए अभी 15 दिन भी पूरे नहीं हुए और मजदूरी मिल गई। अच्छा एक बात बता, तुझे कैसे पता 15 दिन पूरे नहीं हुए? अरे इसके लिए ये जॉब कार्ड जो है। और अगर 15 दिन के बाद भी भुगतान ना हो तब? काम पूरा होने की तारीख से 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान न हो तो मजदूरी के साथ साथ नियम के मुताबिक मुआवजा भी मिलता है। महात्मा गांधी नरेगा, हक ग्रामीण का, विकास गांव का। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। एक बार फिर से स्वागत है आपका तेजस्विनी में। आज हमारे साथ उषा चौमर है। उषा चौमर जो कि अलवर की रहने वाली हैं, एक टाइम में मैला उठाती थी लेकिन आज साफ़ सफाई की आप मुहिम से जुड़ी हुई हैं। कैसे आप लोगों को बताती हैं कि साफ़ रहना है, शौचालय बनाना है, और कैसे उन औरतों को भी बाहर निकालती हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं इस दंश को झेल रही हैं? मैम देखिए, साफ़ सफाई जब तक हम रहेंगे नहीं तो हमारे हाथ से कोई खाएगा ही नहीं। साफ़ सफाई से रहना बहुत ज़रूरी होता है। अपने घर को साफ़ रखना,
अपने पड़ोसियों को समझाना। और जो मैं ये नहीं कहती कि भाई हम इस मेला ढोने से निकल गए, जो बाकी की मेरी बहन है मेला ढोने का काम कर रही हैं, अलवर को, टोंक को छोड़ के, गाजियाबाद को छोड़ के, मैं ये नहीं कहती कि बाकी की महिलाएं जो मेरी मेला ढोने का काम कर रही हैं तो भी काम नहीं करें, क्योंकि ये काम बहुत ही गंदा है। क्योंकि उनको जैसे कि हमने डॉक्टर पाठक पे विश्वास किया था, तो बहुत मुश्किल से किया था उनकी बातों पर विश्वास। तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं बताऊँ उनको तो बहुत जल्द विश्वास करेंगे वो। तो क्या बताते हो आप लोगों को जाके? क्योंकि मैं उनको वही बताती हूँ कि ये काम बहुत ही गंदा है, हम कुछ और भी काम कर सकते हैं, बहुत से काम जानते हैं, हमें इतना हुनर है कि पहले हमको कुछ पता नहीं था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, जैसे बाकी के लोग कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। हमें भी सब कुछ है, हुनर कर सकते हैं काम अपना, जैसे सिलाई कर सकते हैं, पार्लर का काम करते हैं, जैसे अब यहाँ करते हैं हम। तो सभी बहनों को कहती हूँ कि ये काम बिल्कुल नहीं करें, बहुत ही गंदा है, इससे बहुत अपमान सहने को मिलता। अब देखिए जितना मैंने कहीं अपमान सहा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे सुलभ में सम्मान मिल रहा है। जब जब मुझे सम्मान मिलता है मेरे आँख से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे रोना आ जाता है, ये खुशी के आंसू होते हैं। तो मुझे मालूम है कि आप विदेश यात्राएं आपने की हैं, आप यूएन गई थी पहले तो जी, और आपने वहाँ पे भाषण भी किया था। तो जब बाहर जाते हैं तो लोगों का किस तरह का रिस्पांस कैसा मिलता है, क्या कहते हैं लोग आपसे? मैं पहले जब अमेरिका गए थे हम, तो पहले मतलब कभी सपने में नहीं सोचा था हमने कि भाई इतनी दूर जाएंगे हम। तो पहले तो हमको सपना ही देखा नहीं था हमने। फिर इस सर ने बोला कि तुम लोगों को अमेरिका जाना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अमेरिका जब जाने लगे तो साहब ने बोला कि तुम्हें पटना वाले जहाज़ में चढ़ाते हैं। पहले को उनको देखना था कि भाई जा सकती है नहीं, तो वो पटना वाला जहाज़ क्या जो लोहे की सीढ़ियाँ से होती है उनसे चढ़ना पड़ा हमको। और जो अमेरिका वाला जहाज़ था जैसे हम घर में बैठते हैं चलते हैं उस तरह से हम घर में जाकर बैठ गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, उस टाइम वहाँ पर बैठे थे। तो जब वहाँ पर उतरे हम तो बहुत साफ़ सफाई थी वहाँ, तो एकदम बहुत साफ। और वहाँ पर कोई ऐसा मतलब भेदभाव नहीं था कि भाई ये बामन है, ये बनिया है, ये वाल्मीकि समाज से, ये या समाज, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ तो एक साथ रहते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। तो मैं तो चाहती हूँ कि भाई मेरे बस में हो तो मैं तो इंडिया को अमेरिका बना दूँ। तो वहाँ पे जाके आपने रैंप पे आपने मॉडलिंग भी करी? वो रैंप पर कैसे किया था कि हम कपड़े बनाते थे मॉडलों के, तो एक दिन हम ऐसे लगा के देख रहे थे कपड़े, तो साहब बोले थे कि तुम पहनोगी? मैंने कहा सर इसका कपड़े तो नहीं पहन सकते हम छोटे, जैसे अमेरिका में तो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, तो ये तो हम नहीं पहन सकते। तो सर ने कहा तुम्हारे लिए तो अपने लिए तुम बॉर्डर वाली साड़ी बना लो। तो मैम हमने बॉर्डर वाली साड़ी बनाई थी, तो हमने कैट वॉक किया था अमेरिका में। क्या बात है। तो बहुत अच्छी तरह से मटक मटक के चले थे हम और बहुत अच्छा लगा था हमको। और अभी हाँ, तो अभी हाल में आप इंग्लैंड भी गई थी, वहाँ पे BBC भी आप गई, वहाँ आपका जी मैम मुझे हुआ। बहुत अच्छा लगा था इंटरव्यू, मतलब वहाँ पर BBC बहुत बड़ा चैनल है, वो बहुत अच्छा लगा था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि भाई इतनी दूर आई, तो बहुत खुशी की बात मेरे लिए। तो लंदन गई थी मैं उस टाइम मैंने ऐसे सपना देखा था। अभी गई हूँ 6 तारीख को गई थी और 10 को वापस आई थी। तो प्रिंस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया था और वहाँ पर BBC बहुत बड़ा चैनल है, वहाँ भी मुझे बोलने तो का आपको कुछ डर नहीं लगता अंदर से? कुछ नहीं। ऐसा बड़ा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया आपके अंदर, इतना विश्वास कहाँ से आ गया? ये जो हमारे सुलह में हमारे पाठक सर है, इनकी वजह है, इनके प्रयास है, जो इनकी वजह से आज हम यहाँ तक भी आ गए। और अब पहले मैं बहुत डरती थी, लेकिन आज तो चाहे आदमी 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। क्या बात क्योंकि देखो गलत काम तो कर नहीं रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई डरने की कोई बात ही नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगता। जब मैं यहाँ से गई थी लंदन जा रहे थे तो हमारा सम्मान किया था जाते भर भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब यहाँ पर वहाँ से आए थे तब भी हम लोगों का वेलकम किया था मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई कभी हमें सम्मान नहीं मिला, लेकिन सुलभ में आकर इतना इज्जत और सम्मान मिल रहा है। अभी हाल में परसों वो आए थे राजनाथ सिंह जी, मंत्री जी, उनसे मुझे मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो बोल रहे थे मुझसे कि भाई आप लंदन से आए हो, क्या लेके आए हो हमारे लिए? तो मैंने कहा साहब हमको पता नहीं था आप यहाँ आने वाले हो, हम तो चॉकलेट लेके आए थे। तो चॉकलेट आप खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे आपके, हम आपको लड्डू खिला देते, आपका मीठा मुँह करा देते। तो मैंने मेरे हाथ से लड्डू खिलाया था और एक साथ बैठ के हमने थाली में भोजन भी किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब छुआछूत बिल्कुल नहीं है, भेदभाव बिल्कुल नहीं है, सब कुछ ये शौचालय की वजह से था। आप जाती हैं इंटीरियर्स में जाती हैं, वहाँ पे क्या हालत देखती हैं अभी? जैसे कि दूसरी महिलाएं, मुझे मैम बुरा लगता है ना, वो काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो वो काम करती है तो मुझे मेरी ज़िंदगी पिछली याद आ जाती है कि भाई कभी मैंने खास तौर से जैसे आप बता रहे थे बरसातों के दिन, जैसे बारिश में तो इतना बुरा हाल होता था हमारा
कि मिट्टी नहीं मिलती है, राख नहीं मिलती है। तो जैसे बारिश ऐसे हम पखाने को उठा के सिर पे रखते थे परात में, तो परात से ऐसे झड़ता था हमारे ऊपर बारिशों के टाइम में, तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी ये काम करने की। अब नहीं कि जैसे हम बीमार हो जाते थे कभी, तो मन नहीं करता था जाने की, तबीयत ख़राब, तो वो लोग इतने बेकार थे, हमें घर से उठा के ले जाते थे। कह रहे हमारे यहाँ पर गंदगी हो रही है, मक्खियाँ आ रही हैं, मच्छर हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो देखिए मैम, हम भी तो बीमार थे, लेकिन हम इतना डरते थे उन लोगों से पहले कि भाई उन बीमार ही जाते थे उन लोगों के घर, सफाई करना ज़रूरी था उनके। लेकिन आज तो इतना अच्छा मतलब वो व्यवहार करते हैं, एक साथ बैठते हैं, हमें घर बुलाते हैं, बिल्कुल एक साथ, जैसे उसी गिलास में वो पानी पीते हैं उसमें हमें पिलाते हैं, और छोटे से लेकर बड़े तक प्रोग्राम हमें बुलाते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, आपने पढ़ाई लिखाई भी फिर सीखी? मैम पहले तो हमने पढ़ाई लिखाई सीखती सुलभ में, जिससे कि हम पहले कुछ जानते नहीं थे पढ़ना, लेकिन अब तो थोड़ा हिंदी भी इंग्लिश भी बोल लेती हूँ मैं। पहले तो कुछ नहीं जानती थी, मेरा नाम भी नहीं जानते थे हिंदी में कि मेरा नाम क्या है। पहले जब डॉक्टर पाठक आए थे अलवर में, तो बार बार सी में नाम लिख रहे थे, तो भी कह रहा है ऐसे कर रहा होगा ये, क्योंकि मैम हमारे पहले लैंग्वेज ही बेकार थी, क्योंकि बड़ों से जैसे आपके के बोलना ये हमको पता ही नहीं था, क्योंकि हमें संस्कार कभी मिला ही नहीं था। वो ज़िंदगी ऐसी थी कि दुनिया तो करती थी पूजा, बड़े लोग मंदिरों में, और हम करते थे शौचालय की पूजा सुबह सुबह जाकर, तो हम तो वही देखते थे और कुछ जानते नहीं थे। अब उस ज़िंदगी से बाहर निकल के आए तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। और अच्छा, ये बताओ कि अब आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं? अब मैम मेरी लड़की पढ़ रही है, 2nd ईयर में पढ़ रही है, वो कहती है मम्मी मैं बनूँगी डॉक्टरों का जानवर, जो जानवर होते हैं उनका डॉक्टर बनूँगी मैं, जो बोलते नहीं हैं वो। और मेरा बड़ा वाला बेटा वो कहता है मैं क्रिकेट बनूँगा। और आपकी क्या इच्छा है, अब आप क्या करना चाहती है ज़िंदगी? मेरी इच्छा मेरी यही है कि जो अभी मेला ढो रही हैं ये महिलाएँ, जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। मेरी इच्छा तो जब ही ख़त्म होगी, क्योंकि ये नहीं है कि मुझे इतना कुछ बना दिया और मैं इतनी आगे हो गई साहब की वजह से, तो मैं चाहती हूँ कि वो महिलाएं भी बेचारी जल्द से जल्द इस दलदल से निकलें, क्योंकि जो दलदल में फंसे हुए हैं मैं उनको चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो निकलने चाहिए, और हमें सुलभ जैसी संस्था मिले, क्योंकि हमारी सुलभ संस्था इतनी लंबी है, क्योंकि बहुत ही अच्छी है। अब देखिए मैंने सुलभ में 2 जीवन देखे हैं, एक देखा नरक का और एक देखा स्वर्ग का। अब मैम जब मेला ढोती थी तो उससे ज़्यादा नरक तो क्या मैंने क्या देखा, क्या देखती, और मैं और स्वर्ग देखती हूँ तो सुलभ से ज़्यादा और क्या देख सकती। अच्छा, ये बताओ अभी क्या क्या शौक रखती हैं आप, क्या क्या आपको अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है? मैं मुझे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहले कुछ जानते नहीं थे, ऐसा जैसे कंघी करी तो करी, ना भी करी, ना दो नहीं तो ना सही, लेकिन अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाने का भी शौक है मुझे, डांस का भी शौक है। हाँ, गाना सुना दीजिए 2 लाइन। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सारा आलम जो है अब उषा चौमर की आज तारीफ़ कर रहा है, और उषा चौमर जो है वो साफ़ सफाई की इस मुहिम में लगी रहे, अपनी जैसी औरतों को बाहर निकालें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उषा आपके साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तो गांधी जी हैं, वो जो डॉक्टर पाठक है जी, गांधी जी हमारे तो बाबा साहब हैं वो, क्योंकि हमने वो कुछ देखा नहीं था, गांधी जी तो मैंने देखे नहीं है, क्योंकि मैं तो छोटी होंगी उस टाइम जब गांधी जी थे, लेकिन मैं ज़रूर सोचती हूँ कि गांधी जी की आत्मा जरूर हमारे सामने आ गई, जरूर इतना सोचा, और हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से बदल गई। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ऐसे ही बढ़ती रहें, आप ज़िंदगी में जो आपके सपने आप पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी उषा चौमर। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।